वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले उस फ्रेमवर्क की बात हो रही थी। डॉक्टर साहिबा ने जो फ्रेमवर्क बताया था, जिसके अंदर अगरचे कि ये चीन अमेरिका को कोई जिसे कह लें कि उसकी हेजमनी तोड़ना डायरेक्टली कोई ऐसी वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये जो आपने सुनी थी डॉक्टर साहिबा की बात भी, मैं ज़रा शॉर्ट करता हूँ क्वेश्चन। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या ये काबिल अमल होगा? एक बात। दूसरी बात ये है कि देखें, यूएस हेजमनी कायम रखने के बाद वो सुपर पावर है। अगर यूएस की पूरी दुनिया के अंदर अगर उसकी रूट्स नहीं हैं, उसका कंट्रोल नहीं है, तो शायद उसके लिए बतौर सुपर पावर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पर्सपेक्टिव में क्या ये फ्रेमवर्क जो है वो यूएस इसको कबूल करता है या उसके अलाइज इसको कबूल करेंगे? ये बात यह है कि इस वक्त यूरोप भी नाराज है अमेरिका से, और नेटो भी नाराज है, और गल्फ स्टेट भी नाराज है। गल्फ से तो बहुत ज्यादा नाराज है कि दे फील कि हमें बिट्रेल की है अमेरिका ने ओवर इजराइल, की हमें इतना हमारा $1 ट्रिलियन खर्च करवाया, हमें पूरा डिफेंस सिस्टम ला के दिया और बाद में जाके प्रोटेक्शन की इजराइल की हमें छोड़ दी। तो अभी उनकी भी थिंकिंग पॉलिसी चेंज होगी। मे भी कहीं आप हो सकता है कि इस वक्त 57 कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज है, वो मिलके भी कोई अपना सोचेंगे हमने ये पैसा इतना बार खलीजी मालिक बार अमेरिका में स्पेंड करती हैं, इसको हम इस्लामिक वाले में इन्वेस्ट करें। हार्डवेयर जो है, मिलिट्री हार्डवेयर जो पाकिस्तान ने खुद किए है, जो मलिक बनाते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट ब्रॉड करे ताकि ज्यादा इंडक्शन हो सके। इसके साथ ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है ना, देखिए बात ये है कि अमेरिका को इस वक्त दो चीजें चाहिए सिर्फ। नंबर 1, वो एक अपने पैदर कैप में लगाने के लिए जाए, कहे जी कि मैंने देखे ईरान का हमेशा के लिए यूरेनियम कैपेबिलिटी मिसाइल एटम बम खत्म कर दी, कि उसका यूरेनियम जो है वो किसी और मुल्क में शिफ्ट हो रहा है और उसकी कैपेबिलिटी 0 हो गई। नाउ दे विल हैव ओनली 3.5 जो परसेंट है यूरेनियम वो डिस करेगा और पीसफुल पर्पस फ्रॉम अंडर द सेफ गार्ड्स ऑफ आईएईयूए। ये तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन सेकंड, वो यहाँ पर यूएस से खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग नहीं कर सकेगा, ना कोई एक्सेप्ट करेगा। तो वो अपने जो मुल्क हैं, जैसे आपके सामने इसमें हो सकता है कोई गल्फ ममालिक भी आ जाए, उनको बड़ा मैटर करता है। और दिस इज द वन वे कि गल्फ ममालिक और ईरान को आपस में लाने के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि पूरी कोशिश की गई इसराइल ने कि ये सेक्टरियन क्लैश हो जाए, लड़ पड़े और ये सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ईरान ने भी रियलाइज कर लिया है, पाकिस्तान ने बल्कि दोनों सब मुल्कों को रियलाइज कराया कि डोंट डू फॉर दिस। तो इसमें आप ईरान और खलीजी मालिक भी शायद आपस में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लें, बिकॉज दे डोंट वांट के क्लैश अननेसेसरी। आप दैट स्टेज ओवर, ईरान जो इजराइल चाहता था, तो उनकी तरफ से भी आ जाए। पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं जो अमेरिका को एक्सेप्टेबल हैं, टर्की को ले लें, इजिप्ट को ले लें, ऐसे ममालिक साथ सिक्योरिटी इनहांस कर सके। लेकिन कभी भी जो है यूरोपियन यूनियन और नेटो यहाँ पर इसको अमेरिका को सपोर्ट करने नहीं आएंगे। दे आए, उन्होंने कहा कि हम आएंगे, लेकिन इन कोऑर्डिनेशन विद ईरान। दे वांट फॉर पीसफुल पर्पस। आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, सिस्टम ठीक कर सकते हैं, कंसोर्शियम बना सकते हैं, लेकिन लड़ाई के लिए कभी नहीं आएंगे। दे वेरी क्लियर अबाउट इट, बिकॉज ईरान के पास अभी भी इतना वेपन सिस्टम है जो उनके इंडिजिनस है कि दे कैन कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अमेरिकन उसके लिए, इजराइल के लिए। और नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसके मिसाइल रेंज है वो यूरोप को भी हिट करते हैं, तो वो नहीं चाहेंगे व्हाई शुड दे कम। देयर आर अनॉयड विद अमेरिकन के लिए उन्होंने हमें ना तो बताया, ना प्लानिंग में शामिल किया, ना व्हाई शुड गो जंप इन दैट। तो देखिए देखा जाए तो ये बड़ा ट्रिकी है। लेकिन सेकंड एक ये फैसला लेके जाएगा जी मैंने ईरान को डीन्यूक्लियराइज कर लिया, सेट करके मैंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया, चाहे जैसी मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये दो चीजें ले के वो अपना जाके इलेक्शन स्लोगन करेगा, लेकिन ये मैंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इलेक्शन के मेन मिड टर्म इलेक्शन के लिए ही माइट ट्राई टू यूज दिस एज ए इलेक्शन स्लोगन। ये उसकी सियासत हो सकती है। अदरवाइज बेसिकली द वर्ल्ड नोज कि उसकी जो एक बड़ा ज्यादा भरम था वो खत्म हो गया। ये अमेरिकन के, और इन्होंने खुद ट्रम्प ने अपनी गलती की है कि ईरान इसराइल की बातों में आके अपने आप को बहुत लेट डाउन किया है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को लेट डाउन किया, अमेरिकन फोर्सेस को लेट डाउन किया, और खास तौर पे जो आपके F-35 जहाज थे वो गिर गए और क्या कुछ नुकसान हुए, जिससे ईरान वर्ल्ड ने रियलाइज कर दिए कि ईरान इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, चाहे वो यूरोपियन यूनियन, नेटो, सब चीजें। तो आपके ख्याल से ये जो सिक्योरिटी, अगर ये फ्रेमवर्क का जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो हम इस पोजीशन में हैं या खित्ते के ममालिक इस पोजीशन में हैं
कि वो अपना सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी तैयार कर सकते हैं और यूएस के पास उसको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। He is helpless. He will have to do, ये दो चीजें करेगा और यहाँ से निकलेगा। दिस इज व्हाट दे वांट। अभी इसके अलावा और तो कोई ऑप्शन नहीं। वो ये कहेगा मैंने रजीम भी चेंज कर दी, मैंने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर दी, मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा दिया, और लेकिन मिसाइल पे अमेरिका ईरान भी नेवर कॉम्प्रोमाइज। यही उसके पास एक हथियार है जो वो कभी इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ठीक है, ठीक है। ये खालिद फारूकी साहब, ये तो एक मामला है कि कहीं ना कहीं ईरान जंग के बाद ये पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया, क्योंकि अगर यूरोपियन नाराज़ हैं, गल्फ नाराज़ हैं, ख़ित्ते में नया निज़ाम जिसकी बात की जा रही है वो स्टैब्लिश होने की पोजीशन है। अल्टीमेटली वो यूएस का क्या बनेगा ये एक अलग डिबेट है, वो ये चाहता है या नहीं चाहता ये भी एक अलग डिबेट है, लेकिन हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है। और कहा भी ये जा रहा है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर बड़ा किरदार अदा कर सकता है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान पर अब इल्ज़ाम धरना शुरू कर चुके हैं कि जी जो टेक्सास में मैसेज होता है या फलां होता है, जो हम वक्फे में बात कर रहे थे, वो पिन पॉइंट अगर पाकिस्तान की तरफ करके वो ये चाहता है कि पाकिस्तान को वो स्टेचर जो उसका राइट है या जो वो ले सकता है वो ना ले, तो इसके अंदर इसराइली जो हैं वो अमेरिकन को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। वो कोशिश नहीं करेंगे कि ये किसी सूरत भी पाकिस्तान जो है वो इन तमाम मामलात में लीड करे ना करे, लेकिन लीडिंग पोजीशन पे ना हो। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि मुझे तो जो अगर इस रीजन की बात करें तो मुझे नजर आता है चीन का बढ़ता हुआ किरदार, क्योंकि चीन पे ट्रस्ट है इन मुल्कों को भी। अरब कंट्रीज चीन के साथ, देखिए जी सऊदी अरब और ईरान की उसने सुलह भी कराई थी, और हाँ, ईरान की सुलह कराई चीन ने। अच्छा, इसी तरह से ईरान के जो मामलात अगर सऊदी अरब से बेहतर हो सकते हैं तो बाकी 3-4 ममालिक जो हैं, एक दो को अगर यूएई मिसाल के तौर पे इसराइल के साथ चला गया, एक अलायंस में चला गया, एक तरह यूएई चला गया, उसने उसका डिफेंस सिस्टम सारा ले लिया। बहरीन के बारे में भी ये अभी जैसे डॉक्टर साहब बात कर रही थी। लेकिन इस पूरे रीजन में सिर्फ ये दो मुल्क नहीं है, बाकी मुल्कों के साथ अगर ईरान के ताल्लुकात चीन की मदद से बेहतर बनाए जा सकते हैं, पाकिस्तान उसमें किरदार अदा करे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने सऊदी अरब को बहुत हद तक इस जंग से बाहर रखा, कतर को रखा, कुवैत को रखा। सो इस पे देखिए, चाइना और पाकिस्तान का जो एक अलायंस वैसे इस रीजन में है जो इंडिया को बड़ा दुखता है और इस तरह बहुत से मुल्कों के लिए परेशानी का सबब बनता है। लेकिन चीन को अपना किरदार यहाँ पे जो अगर नहीं भी बढ़ाता, वो किसी मामले में इन्वॉल्व इस तरह नहीं भी होता, तो उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक तो ये है कि सबसे पहली जो गारंटी ईरान चाहता है वो किसी और मुल्क से नहीं, वो चाइना से चाहता है। अब देखिए, कल जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा थे, बल्कि उनके कुछ और भी अहदेदार जो, उन्होंने कहा कि हम रूस से भी तवक्को रख सकते हैं, लेकिन हम चीन से ये तवक्को करते हैं कि वो गारंटी हमें इस मुआहदे के। लेकिन चीन इस पर राजी होता है कि नहीं होता, ये गलत है। मैंने ये कहा ना कि चीन को इस पर अपना किरदार अदा करना होगा। चीन का अगर किरदार यहाँ पे आता है तो इसमें कई मसाइल हल हो सकते हैं। सिर्फ यही मसला नहीं, बल्कि चीन जो है उसमें कहीं रोल एक प्ले करके फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है इसको भी रोक सकता है। जो इसराइल की वहाँ बदमाशी चल रही है इसको भी उसमें रोका जा सकता है। अमेरिका का जो एक किरदार होता था, जब अमेरिका को अरब ममालिक भी शिकायत करते थे, मुस्लिम ममालिक भी शिकायत करते थे, ये अमेरिका खुद भी देखता था, 2 फ़लस्तीनी शहीद होते थे, अमेरिकी भी उसमें मुखालफत में बात करते थे। अब ट्रंप ने तो बिल्कुल ही टोटली, और क्लिंटन उससे पहले अपना बाइडन ने, इन लोगों ने तो बिल्कुल ही इसराइल की झोली में जाके बैठ गए। अच्छा, अब ये जो मामला है इसमें चीन आएगा तो सूरत हाल बदलेगी और बनेगी। और जो फ्रेमवर्क की डॉक्टर साहब बात कर रही है, मेरा ख्याल है चाइना के बगैर, चाइना ना भी चाहता हो अमेरिका को इस तरह कोई कि अमेरिका पसपाई बहुत इख्तियार कर दे, एक सिस्टम दुनिया का चल रहा है ना डॉलर के साथ। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिस्टम डेवलप हुआ था, डिजाइन हुआ था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी है जिसको अमेरिका चला रहा है साथ, अब चाइना उसमें शरीक बन गया। अब ये दोनों मुल्क मिला के चलाते हैं, ये बाकी और ममालिक मिलते हैं, मिसाल तो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो आते हैं। तो एक सिस्टम जो है ना चाइना को, लेकिन एक स्टेप लेना पड़ेगा इस रीजन में आके, ज़्यादा अपनी मुदाखलत उसको करनी पड़ेगी, पॉजिटिव मुदाखलत। दूसरी बात यह है कि जो इसराइल वाला है, पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि आपने ईरान के जो जहाज़ हैं वो आपने यहाँ पे, अच्छा ये मामला जब शुरू हुआ तो साथ ही नेतन्याहू का उसी चैनल से ही, लेकिन वज़ारत ख़ारजा ने, पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने क्लैरिटी बता दिया कि ये एक तैयारी की उन्होंने बात की, बाकी उन्होंने इसकी तरदीद की। उसी चैनल पे ही CBS पे जो नेतन्याहू का एक इंटरव्यू भी आया, उस इंटरव्यू में उसने कहा कि जी इसराइल का जो इमेज है ये तबाह किया जा रहा है, इसराइल ने तो कोई नस्लकुशी नहीं की, इसराइल ने ये नहीं किया, इसराइल ने बहुत कम तबाही फैलाई। यानी वो उसकी मतलब देखें ज़रा उसकी डिटाई देखें नेतन्याहू की कि वो ये बयान दे रहा है। अच्छा, अब उसमें उसने पाकिस्तान का नाम ले लिया। पाकिस्तान का नाम जो लिया वो ये कि जब हम टेक्सास में वहाँ से कोई जो मैसेज निकलता है तो हम देखें पाकिस्तान में किसी बेसमेंट के अंदर से वो निकलता है, हमें पता चलता है।
अब पाकिस्तान का स्पेशली नाम लेने का मतलब एक है कि पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है, हाँ, उसको पाकिस्तान वो पीस के लिए जितनी कोशिशें की, अंडरमाइन पाकिस्तान करवाना ने चाहता है। ईरान को जितना इस जंग से बचाने की कोशिश की, सऊदी अरब को और या मुस्लिम जी, जी। कंट्रीज को इस तसादम में से निकाला उस पाकिस्तान ने, वो पाकिस्तान को एक उसने हदफ बनाया है इस इंटरव्यू में। सो ये पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है। पर मेरा अपना ये ख्याल है कि जिस तरह डॉक्टर साहबा ने कहा, ब्रिगेड साहब ये कह रहे हैं कि मामलात इस तरह अमेरिका के उस वैसे हाथ में नहीं रहेंगे। पहले ये नजर आता था, हम सब समझते थे कि अमेरिका जो है वो इतनी पसपाई इख्तियार नहीं करेगा। अब भी अमेरिका जो है पसपाई ऐसी इख्तियार नहीं करेगा, आखिरी हद तक वो कोशिश करेगा, वो ईरान को गैर मुसल्ला करने की कोशिश करेगा। उसके सिर्फ ये नहीं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, देखिए इसराइल का इस वक्त जो सबसे बड़ा इस वक्त मुतालबा जो चल रहा है वो साथ उसके मिसाइल प्रोग्राम का है। जी जी। सो मिसाइल, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पे बात कोई नहीं हो रही। नहीं, जो अभी अब तक हमने देखा, इसराइल कर रहा है, इसराइल शुरू कर दी। और हाँ। ट्रंप, देखिए ट्रंप की और नेतन्याहू की कल ही टेलीफोन जी, वही थी बात। उसके बाद ये वहां से मिसाइल प्रोग्राम के बारे में भी शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि इसराइल अमेरिका को इस खित्ते से नहीं निकलने के वो निकल जाए, इस ये से बाहर निकले। इसराइल नहीं चाहता। हाँ, अब अमेरिका, इसराइल तो नहीं चाहेगा अब कभी। अमेरिका ये डिक्टेशन कितनी लेता है ये तो अमेरिकन क़यादत पे डिपेंड। डॉक्टर साहब, ये जो इसराइल का किरदार है, देखिए ये सारी चीज़ें चूंकि साथ जुड़ी हैं, खित्ते के अंदर इसराइल का जो किरदार है, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान उसको बहुत दुखता है, और ये भी हमें मालूम है कि वो कोशिश करेगा कि अमेरिका इस खित्ते से ना जाए। अब मसला ये है, आपने खुद बताया कि एक तरह से मैंने तो उसको इस तरह से प्रेडिक्ट, मतलब जिसे कह लें, मैंने उसको इस तरह से लिया था कि चीन ने तो अब सुपर पावर होने का ऐलान कर दिया। जब वो कहता है कि अमेरिका की हम पाबंदियों को नहीं मानते, तो मेरी नज़र में ये चीन की तरफ से अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर करने का ऐलान हो चुका। अब ये ट्रांजिशन टाइम कितना लेता है ये एक अलग डिबेट है। इस पर्सपेक्टिव के अंदर ये जो अभी खालिद फारूकी साहब ने कहा कि चीन चाहे ना चाहे वो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, लेकिन इसके साथ जो इसराइल का किरदार है वो खित्ते के अंदर कितना प्रॉब्लमेटिक है, और वो किस हद तक जो है ना वो प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि मैंने ब्रिगेडियर साहब से भी ये पूछ रहा है, ये हमारे यहाँ दहशतगर्दी भी दोबारा शुरू हुई है जब से यूएई ने अनाउंस किया कि वो उस ब्लॉक में है, तो हमारे यहाँ भी दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप चीन के पर्सपेक्टिव में और इसराइल के पर्सपेक्टिव में थोड़ा मजीद इलेबोरेट कर दें इस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को, या इस फ्रेमवर्क को जो आप समझती हैं कि अब जल्दी इन प्लेस आएगा। देखिए, जब हम इसराइल की बात करते हैं तो इसराइल एज एन एंटिटी या अपार्टाइड स्टेट जो है, या एज अ सेटलर कॉलोनी, ना कोई थ्रेट है ना कोई प्रॉब्लम है। इसराइल की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम उन तमाम ज़ायनिस्ट और यहूदियों की बात कर रहे होते हैं जो इसराइल के साथ या इसराइल की कॉज के साथ सिंपैथी रखते हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और बड़ी बड़ी टेक कंपनी से लेकर बड़े बड़े मीडिया जायंट्स हैं, और दुनिया जहान का पैसा उनके पास है। इतनी दौलत है कि बैंकिंग से लेकर हर तरह की चीज के अंदर उनके पास दौलत है, और वो चीज जो है वो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस बहरहाल करती है। सीबीसी की आप बात कर रहे हैं तो ये प्रोपोगेंडा जो है ये इस तरह से काम करता है कि आप एक कंट्री को जिसको आपने टारगेट करना होता है, आप उसको पहले स्ट्रक्चरल थ्रेट बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। तो पूरी जंग के दौरान जो है नेतन्याहू ने चाइना और रशिया को कुछ नहीं कहा, लेकिन इस इंटरव्यू में उसने चाइना और पाकिस्तान की बात दोनों की। चाइना का भी कहा कि जी हमें पता है चाइना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि अपना मुंह मैंने कब बंद रखना है, और मैं अपना मुंह अभी फिलहाल बंद ही रखूंगा, वगैरह वगैरह। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस शिकस्त की रीराउटिंग कर रहे हैं कि असल में हमारी शिकस्त की वजह ये नहीं थी कि हमारी प्लानिंग गलत थी या टाइमिंग गलत थी, या ये कि हमारा टारगेट जो था वो इमोरल नहीं था, या हमारी कॉज जस्ट नहीं थी। मसला ये था कि उस इमोरल, उस अनजस्ट जो एक वहां पे मुल्ला रजीम बैठी हुई थी, उसको सपोर्ट मिल रही थी। और सपोर्ट कहां से मिल रही थी, आपको टिट बिट्स में इन्हीं चैनल से जो है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एकदम से बताएंगे तो वो लगेगा कि प्रोपोगेंडा है, पूरी कैंपेन चल रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का सटल तरीके से बताया जाएगा। तो इसराइल एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और इसराइल जब थ्रेट है तो फिर उसका मतलब है कि मीरियम एडल्सन जैसे कैरेक्टर, पीटर टील जैसे कैरेक्टर, सिलिकॉन वैली के जो हैं, फिर जो बैंकर्स हैं, 5 बैंकर्स फैमिलीज हैं पूरे के पूरे यूरोप के अंदर, फिर अमेरिका के अंदर, ये सारे के सारे जो हैं इनकी बहुत बड़ी मोनोपोली है, इनकी बहुत बड़ी से है। ये दुनिया का कम से कम जो है तकरीबन 80% निजाम तो ये इकोनॉमिक और वैसे नैरेटिव के वाइज कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम है। अब अमेरिका इससे कैसे बचेगा, मुझे नहीं दिखाई देता कि बचेगा। लास्ट टाइम जिसने बचने की कोशिश की थी वो जॉन एफ कैनेडी था, वो खुद नहीं बचा। अब ट्रंप किस तरह बचता है,
हमें नहीं पता। जहां तक चाइना है तो चाइना के लिए हमारी एक्सपेक्टेशन की रीडिंग गलत है। मैं ये नहीं कहूंगी एक्सपेक्टेशन गलत है। हम ये देख रहे हैं, हमने अपने होश में सिर्फ एक ही पावर को देखा है और उसके ऑपरेशनल मैकेनिज्म को देखा है। चाइना उभरा है उस ऑपरेशनल मैकेनिज्म के अगेंस्ट। जो जो कुछ अमेरिका या उससे पहले ब्रिटिश एम्पायर या फ्रेंच कॉलोनाइजर्स करते रहे हैं, चाइना कैटेगोरिकली अपने विजन 2030, 2050 और इससे पहले वो एक ही बात करते हैं कि हमने वो नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। हमने पूरी दुनिया का थानेदार नहीं बनना। हमें नहीं इससे कोई गर्ज पड़ता कि कहीं पे फ्रीडम है या नहीं, रिलीजन क्या है, वहां पे हुकूमत कैसी है, वो ट्रू लिबरल डेमोक्रेसी है या नहीं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन वहां पे फॉलो हो रही है या नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ता। जीरो सम सिक्योरिटी पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमसे पहले वाली ताकत ऐसा ही करती थी। अपनी सिक्योरिटी को सेंटर में रख के बाकी सबकी सिक्योरिटी उससे रिलेट करती थी। हम इंडिविजिबल सिक्योरिटी पे चलते हैं, हम विन विन कॉपरेशन पे चलते हैं, हम सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं। तो वो जिद की बात करते हैं जो इससे पहले हो रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अमेरिका अगर थानेदारी से बाहर निकले तो नया थानेदार कौन होगा, पिंड का नया चौधरी कौन आएगा जो सारे कमी जो है उनको रेगुलेट करेगा, नहीं तो कमी मुंह से हो जाएंगे जी। अब हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। अकल, दिमाग, फहम, फरासत, फिजिकल पावर हम सब में है। तो एक की चौधराहट के बाद हमें दूसरे की चौधराहट नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए कहता है मेरी नॉन इंटरवेंशनल पॉलिसी है। उसके लिए कमी ज़हनियत से निकलना पड़ता है। तो उससे निकलने के लिए ही तो हमें ये समझना पड़ेगा कि चाइना बेचारा अर्ज क्या करता फिर रहा है। ठीक, वो कहता है जी मैं नहीं आऊंगा आपकी मदद के लिए। हम आप खुद इस काबिल हो। चाइना नहीं आया तो फिर हाँ, आप खुद इस काबिल हो। कहते हैं मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, मैं आपको प्रोग्राम बनाकर दूंगा, मैं आपकी फिलोसॉफिकल, ऑपरेशनल और टैक्टिकल सपोर्ट करूंगा। मैं अमेरिका की तरह वॉर ऑन टेरर करने के लिए नहीं आऊंगा, मैं अमेरिका की तरह हकूक दिलवाने आपको नहीं आऊंगा। लिहाजा इस पूरे सिस्टम में भी वो एक फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करेगा। वो ईरान को बचाने के लिए जो है वो मैदान में दौड़ नहीं पड़ेगा कि घोड़े दौड़ाते हुए चाइनीज वहां पे आ रहे, वो कभी भी नहीं आएंगे। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाने के लिए इस तरह से वो कभी नहीं आएंगे अनटिल एंड अनलेस उन पे डायरेक्ट अटैक नहीं हो जाए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब। टाइम बड़ा शॉर्ट है। ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वॉर और टेरर की बात की है। जो किरदार होते हैं वो आप और मैं जानते हैं। जो सीपैक था, सीपैक को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, उसके पीछे जो अनासर थे वो भी हम जानते हैं। अब फिर ये जो दहशतगर्दी एक दफ़ा फिर अपना सर उठाने की कोशिश कर रही है, जिसको हमने पिछले काफ़ी अरसे से दोबारा कंट्रोल किया था, कम से कम 1-2 माह से हम उसके कंट्रोल में थे, ये दोबारा शुरू हो रही है रोज़ाना की बुनियाद पर। आपको क्या लगता है कि इसका उन मामलात से क्या ताल्लुक है जो इस वक्त ईरान जंग है उससे क्या ताल्लुक है, और हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से इसका बराह रास्त क्या ताल्लुक है? देखिए, ये हमारे से तो बहुत ताल्लुक है। आप ये देखें कि अगर आप एक वाहिद इस्लामिक मुल्क हैं, बहुत आपकी बहुत बेटर हार्डर है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है, और उसके बाद आपकी अगर ये सीपैक कंप्लीट हो जाता है तो थोड़ा वेस्टर्नाइज होता है, तो आप सोचे कि हम इकोनॉमिक तरक्की करते हैं तो हम अपने पैसे अपनी मुल्क की मफादात में करेंगे, ये वो नहीं चाहते हैं। और इसीलिए इजराइल और इंडिया मिलके प्रोसेस के तौर पे ये अफगान रजीम को फिर तो हिंदुस्तान मुखालिफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद ये है कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान को एक ईरान में फुल अटेंशन से न जाना पड़े, बिल्कुल पर डाइवर्ट रखें। तो पाकिस्तान भी बहुत हार्ड स्टेट के तौर पर काम कर रहा है, बहुत अभी इनका नुकसान किया है। इतना इनका हमने बैकग्राउंड में ट्रिक पे इस्तेमाल किया कि आपने 100 हेलीकॉप्टर जो इनके नॉन इसराइल स्टाफ के वो खत्म कर दिए, 50,000 नई राइफल अमेरिकन साथ को तबाह कर दी, फिर इनके वहां पर हमने हेलीकॉप्टर तबाह किए, सब इन्होंने नुकसान किया, बहुत नुकसान किया। अभी ये हमें अवॉइड करते हैं पुलिस फोर्स को, ये सिर्फ जाते हैं खवातीन के एरिया में छल गिरा दिए या कुछ धमाका कर दिया, ये इज्तिमाई अवामी इज्तिमा में चले गए, शादी का ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ बात ये है कि इस वक्त अभी जो ही लड़ाई अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो पाकिस्तान का स्टेटस बहुत हाई है। नाउ वी टॉक अमेरिकन वेरी क्लियरली एंड लाउडली कि जो आप इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं $30-40 मिलियन पर वीक, एटलीस्ट ये तो इनको बंद करें जो सारी आगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो जा रही है। ठीक, वेपन खत्म कर दिए, ये खुद ब खुद अपनी मौत मरेंगे। वहाँ खड़े हो रहे हैं, वहाँ पर स्प्लिंटर ग्रुप खड़े हो गए हैं, ठीक, नौजवान खड़े, आवाम खड़े हो गए हैं जमहूरियत लाने के लिए। तो वहाँ फ्रेंडली गवर्नमेंट आ जाएगी तो हमारी ऑटोमेटिक सेंट्रलाइजेशन कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, ग्वादर प्रोफेशनलाइज होगा,
और आप देखिए पाकिस्तान में तरक्की कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस साहब, सिक्योरिटी से मुतल्लिक अपना तजदिया दे रहे। डॉक्टर शाजिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, खालिद फारूकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही, कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।